हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। आज अब पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के अंदर 10th क्लास में एक पोएम आती है डस्ट ऑफ स्नो। काफ़ी फेमस पोएम है और इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किन्होंने लिखा है इस पोएम को? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे। थोड़ा सा इन पोइट के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई पोएम पढ़नी होती है तो सबसे पहले हमें पोइट के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको पोइट के बारे में नहीं पता है तो इट मीन्स आप उस पोएम को समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई भी पोइट होता है उसका एक माइंड सेट होता है, वो उसी के अराउंड ही पोइट्री लिखता है। तो पहले थोड़ा सा पोइट के बारे में समझना ज़रूरी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक कैसे पोइट थे, अमेरिकन पोइट थे और काफ़ी फेमस थे। बहुत ही फेमस पोइट इनको माना जाता है, खासकर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। यहाँ पर इनका बर्थ डेट गलत दी हुई है। ये बॉर्न हुए थे 1874 को। इनकी जो बर्थ डेट है वो है मार्च 26 को ये पैदा हुए थे 1874 में। और जगह का नाम था सैन फ्रांसिस्को, जो कि काफ़ी फेमस है। आपने इसका नाम सुना होगा इस जगह का, सैन फ्रांसिस्को, यूएस के अंदर। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस के अंदर ये पैदा हुए थे। 1963 में इनकी डेथ हुई थी। उस समय ये 88 ईयर्स के थे। कितने ईयर्स के थे? 88 ईयर्स के। और डेथ का जो प्लेस था वो बोस्टन था। बोस्टन, जो कि मैसाचुसेट्स यूएस के अंदर आता है। इसकी स्पेलिंग और थोड़ी प्रोनाउंसिएशन को आपको ध्यान देना चाहिए। CHUSETTS, मैसाचुसेट्स यूएस के अंदर इनकी डेथ हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। उस समय ये 88 ईयर्स के थे। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कब ये बॉर्न हुए थे। एट 11 वॉज हिज फादर डाई ऑफ टीबी। जब 11 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। फादर का इनका नाम था विलियम प्रेस्कॉट। इनके फादर का नाम था विलियम प्रेस्कॉट। ओके। और इनकी मदर का जो नेम था वो था इज़ाबेल मूडी, MOODIE, मूडी। ये इनकी मदर थी। ठीक है। फादर थे इनके विलियम प्रेस्कॉट और मदर थी इनकी इज़ाबेल मूडी। तो जब ये 11 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनके फादर को टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था, उसकी वजह से इनके फादर की डेथ हो गई थी। मदर रिज्यूम्ड हर करियर एज ए स्कूल टीचर। अब जब फादर की डेथ हो जाती है तो बड़ा कॉमन होता है कि जो मदर होती है वही पूरी फैमिली को संभालती है, पूरे परिवार की देखरेख करती है। तो उनको जो है एज ए स्कूल टीचर भी उन्होंने काम किया था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। द फैमिली मूव टू मैसाचुसेट्स विद फ्रॉस्ट्स पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब इसके जो दादा दादी थे इसके फ्रॉस्ट के, वो रहते थे मैसाचुसेट्स के अंदर। तो उसके बाद इनकी जो मदर थी वो इसको लेकर के अपने परिवार को, जो बच गया था इनके पापा की डेथ के बाद, इनके दादा के पास आ गई थी। आफ्टर हाई स्कूल अटेंडेड द डार्टमाउथ ब्रीफली। अब ये इनकी एजुकेशन के बारे में है। डार्टमाउथ के अंदर इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। वर्कड मिडलिंग जॉब्स, इन्होंने बहुत सारी जॉब्स की है। इन्होंने एज ए टीचर भी काम किया है कुछ समय के लिए। फिर इन्होंने एज ए कॉबलर भी इन्होंने काम किया है अपनी लाइफ में। ठीक है। और जर्नलिस्ट का भी इन्होंने अपना काम किया था तो कुछ समय के लिए किसी न्यूज़पेपर में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इनकी जो पहली पोएम थी माई बटरफ्लाई, उसका नाम था माई बटरफ्लाई। ओके, गॉट इट। पब्लिश्ड इन 1894, जो कि 1894 में पब्लिश हुई थी। जो बटरफ्लाई नाम की पोएम लिखी थी इन्होंने, माई बटरफ्लाई, 1894 में पब्लिश हुई थी। मैरिड इन 1895, और 1895 में इन्होंने शादी कर ली थी। ऑलराइट, ये चीज़ें हैं। एनरोल्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ड्रॉप्ड आउट आफ्टर 2 ईयर्स ड्यू टू द हेल्थ इश्यूज़। इनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे थे जिसकी वजह से ये अपनी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री थी उसको भी पूरी नहीं कर पाए थे। यानी कि जो इनकी पढ़ाई थी, एजुकेशन थी, उसको ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे किसी कारण से।
हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहते थे। ही एंड हिज वाइफ मूव टू न्यू हैम्पशायर फार्म इन 1900, और 1900 के अंदर ये न्यू हैम्पशायर के अंदर आ गए थे। आगे आपको दिखाएंगे कि वो घर कैसा था जहाँ पर ये आए थे। नेक्स्ट 12 ईयर्स वर प्रोडक्टिव पीरियड इन हिज राइटिंग, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी राइटिंग्स की हैं, गांव के लाइफ विलेज सीन को काफ़ी दिखाया है अपनी पोइट्री के अंदर, काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इनके 5 बच्चे हुए थे। कितने बच्चे हुए थे? 5 चिल्ड्रन हुए थे, जिसमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना जो फॉर्म था वो भी बेच दिया था। ही एंड हिज फैमिली मूव्ड टू इंग्लैंड, उसके बाद कुछ समय बाद ये इंग्लैंड की तरफ आ गए थे। मेट एंड वॉन द क्रिटिकल लवर ऑफ एजरा पाउट फेवर लॉन्ग वॉक्स इन द कंट्री साइड। इनकी कुछ फेमस पोएम इन्होंने लिखी हुई हैं, जैसे कि उनमें से एक फेमस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, जो कि आपके सिलेबस में भी आती है, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, और अवार्डेड फॉर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनको 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री मिला। पोइट्री में ये जो प्राइज़ होता है ये काफ़ी कम लोगों को दिया जाता है, बहुत ख़ास पोइट होते हैं जिनको ये पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है। तो इनको पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था 4 पोइट्रीज़ में। किन किन पोइट्रीज़ के लिए इनको दिया गया था वो चीज़ें अभी आपके सिलेबस में नहीं हैं, उससे एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा वो, तो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इन 1920s मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट इन अमेरिका, आप देख सकते हैं 1920 का जो दशक था उस टाइम पे ये काफ़ी फेमस पोइट माने जाते थे अमेरिका के, जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट पोइट एट प्रेसिडेंशियल इनाग्रेशन, और ये पहले ऐसे पोइट थे जो कैनेडी के टाइम पे 1961 में इनको काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी स्नेह मिला उनकी तरफ से और लोगों की तरफ से। पोइट्री की एक डेफिनेशन है यहाँ पर छोटी सी, आप देख सकते हैं, इज़ क्रिएटेड। क्वेश्चन कई बार आता है माइंड में, आप लोगों के आना चाहिए कि पोइट्री होती क्या है। तो पोइट्री इज़ क्रिएटेड बाय पुटिंग वर्ड्स, जहाँ पर हम वर्ड्स को रखते हैं एक साथ, इन एन इंटरेस्टिंग वे टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, हम अपनी फीलिंग्स को दिखाते हैं। किस चीज़ को दिखाते हैं? हम अपनी फीलिंग्स को वहाँ पर शो करते हैं। क्रिएट ए मेंटल पिक्चर, और एक मेंटल पिक्चर वहाँ पर क्रिएट करते हैं बहुत ही खूबसूरत। टेल ए स्टोरी, कुछ कहानी हम उसके माध्यम से बताते हैं। और मेक अ साउंड, और उसके अंदर कुछ साउंड्स का भी समावेश होता है। इज़ दैट क्लियर? तो इन सब चीज़ों से मिलकर के बनती है पोइट्री। ऑलराइट, आई थिंक आपको ये चीज़ें बातें समझ आ रही होंगी। और पोइट्री एंटरटेन्स द ईयर्स एंड द आइज़, और आँखों को, कानों को बड़ा सुकून देती हैं। उस टाइम पर जब पोइट्री लिखी जाती थी तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग बुक्स पढ़ते थे, और बुक्स के अंदर पोइट्री पढ़ के, नॉवेल्स पढ़ के उनको बड़ा मज़ा आता था, पोइट्री पढ़ के ख़ास करके। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट आज हम इनको पढ़ेंगे। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पिक्चर है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत पिक्चर है ये। यहाँ पर एक पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पोएम इन्होंने लिखी है डस्ट ऑफ स्नो, पोएम का नाम है यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बड़ी प्यारी सी पोएम है। कहता है द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, कि कौवा जो है उड़ करके आता है, क्रो उड़ करके आता है, शुक डाउन ऑन मी, और मेरे ऊपर गिरा देता है। क्या चीज़ें गिरा देता है? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री है, एक हेमलॉक ट्री बना हुआ है, वहाँ पर ये आके बैठता है। उसके नीचे पोइट खड़ा हुआ है, और पोइट के ऊपर उसके शोल्डर पर ये कुछ जो है डस्ट पार्टिकल स्नो के गिरा देता है। हेमलॉक ट्री, ट्री कौन सा है? हेमलॉक ट्री है जो एक पॉइजनस ट्री है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे पोइट का मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्यूड, और कुछ उस दिन उस पोइट का मूड काफ़ी ख़राब था, अपसेट था जिस दिन वो वहाँ पर बैठा हुआ था, और लगभग हाफ ऑफ द डे वो वेस्ट कर चुका था। लेकिन जैसे ही वो क्रो वहाँ पर आता है और वो डस्ट पार्टिकल उसके शोल्डर पर गिराता है, तो उसका मूड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और वो अपने बाकी बचे हुए दिन को यूज़ करने के लिए वहाँ से चल देता है। तो ये था। आइए इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ ए ब्रीफ पोएम बट इट कन्वेज द पोइट्स मैसेज कोहेरेंटली। पोइट का एक बहुत खूबसूरत मैसेज ये हमें देती है। ये शोज़ दैट, दिस पोएम शोज़ दैट हाउ ह्यूमन जजमेंट ऑन सर्टेन इशूज़ कैन बी मिसलीडिंग। कहता है कि ह्यूमन जो जजमेंट है वो कुछ इश्यूज़ पर कई बार गलत हो सकता है। जैसे पोइट ने डिसाइड कर लिया था कि उसका दिन आज ख़राब होने वाला है, लेकिन उसका दिन ख़राब नहीं हुआ, सर्टेनली उसका मूड चेंज हुआ, और वो अपने बचे हुए दिन पे काम करने के लिए चला गया। द पोइट डिपिक्ट्स द क्रो and the hemlock tree as reasons for his
चेंज्ड मूड एंड इंक्रीज्ड ऑप्टिमिज्म। कहता है पॉइंट यहाँ पर कि जो क्रो था और हेमलॉक ट्री था, उस हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़ा हुआ, क्रो वहाँ पर आया, तो इन दोनों को वो कहता है नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों को कहता है कि ये रीज़न है उसके मूड चेंज के, और इन्होंने उसके मन में ऑप्टिमिज़म बढ़ाया है। ऑप्टिमिज़म का मतलब होता है आशावादी, ठीक है, क्योंकि उसको आशा नहीं थी पहले, लेकिन इन दोनों ने उसकी ऑप्टिज़म को बढ़ा दिया, उसकी होप को बढ़ा दिया, ताकि वो अपने बचे हुए दिन को जो है वो सही कर सके। नेक्स्ट कहता है लेट अस सी, इन सच डिप्रेसिव मूड द पोइट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। अब पोइट मैंने पहले भी बताया कि वो होता क्या है कि बहुत ही डिप्रेसिव मूड के अंदर था और अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे वो खड़ा हुआ था। अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, वो आया वहाँ पर बैठा हुआ था। शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज़ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे जो स्नो के पार्टिकल थे वो गिरा देता है, शुक डाउन कर देता है। दैट रिमेन ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल, जो कि सर्फेस पर, स्नोफॉल के बाद सरफेस पे होते हैं, पत्तों पर होते हैं, पेड़ों पर होते हैं, वही सब चीज़ें। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोइट्स मूड, इसी सिंपल एक्शन से उसका मूड चेंज हो जाता है। ही रियलाइज दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिपेंटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सोरो। वो बहुत ही दुखी होने वाला था क्योंकि वो अपना जो है दिन बर्बाद कर चुका था, लेकिन यहाँ पर उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज़ दैट ही शुड यूटिलाइज़ द रेस्ट ऑफ द डे। ये यहाँ पर पूरा मैसेज आ जाता है कि उसको अपने जो बाकी का जो बचा हुआ दिन है उसको क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है। समझे बात? उसको क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है इन सम यूज़फुल एक्टिविटी में, उसको वेस्ट नहीं करना है। जो दिन बचा हुआ था उसको वेस्ट नहीं करना है। हिज शोरो वॉज वॉश्ड अवे बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट, और जैसे हल्की हल्की जो स्नो डस्ट पड़ी उससे उसका जो सोरो था, जो दुख था, सोरो का मतलब क्या होता है, जो दुख, उसका जो दुख था वो जाता रहा। हिज स्पिरिट वाज रिवाइव्ड, उसकी जो स्पिरिट थी उसमें एक रिवाइव हो गई, वो दोबारा से जान आ गई, दोबारा से वो एक्टिव हो गई। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज़ द रेस्ट ऑफ द डे कंस्ट्रक्टिवली, और उसने सोचा कि वो अब बाकी का जो बचा हुआ दिन है वो बड़े ही अच्छे तरीके से बिताएगा। ये वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का घर था जो न्यू हैम्पशायर के अंदर था, जहाँ पर वो और उसकी वाइफ आ गए थे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, ये वास्तव में काफ़ी खूबसूरत घर है, वेरी ब्यूटीफुल। देखना किस तरीके से ये रोड वहाँ पर गई हुई है, जंगल में था कंप्लीट, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। एनालिसिस में देख लेते हैं। द वे ए क्रो, ब्लैक क्रो इज़ कॉमनली सिंबल ऑफ डेथ और फियर। देखो वैसे जो क्रो होता है ना वो अच्छा नहीं माना जाता, अपशगुन माना जाता है, क्योंकि वो डेथ और फियर का कहीं ना कहीं एक सिंबल बन गया होता है। बट यहाँ पर कहता है कि बहुत ही आयरनिक बात है अगर ऐसा हुआ है, बहुत ही आयरनिक है ये चीज़ें, कि कवि ने क्या किया कि जो इस चीज़ को हम बुरा मानते हैं उसी को सबसे पहले ला करके यहाँ पर खड़ा कर दिया है। और एक इट इज़ डूइंग ए गुड डीड, सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ डूइंग अ गुड डीड, यहाँ पे एक अच्छे काम के लिए उसने इसको यूज़ किया है। और जो आपका ट्री है हेमलॉक ट्री, वो भी एक पॉइजनस पेड़ होता है, मैं बता देता हूँ। हेमलॉक ट्री कैसा पेड़ होता है, पॉइजनस होता है, POIS, पॉइजनस होता है, जहरीला, ठीक है, आप कह सकते हैं उसको जहरीला पेड़ होता है वो, लेकिन उसको भी उसने एक पॉजिटिव वे में ही यूज़ किया है। लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करते हैं। लिटरेरी डिवाइस में इसमें एलिट्रेशंस का यूज़ हुआ है, इन्वर्जन्स का हुआ है, एजोनेंस का हुआ है और एंजम्मेंट का हुआ है। राइमिंग स्कीम इसकी ABABCDCD रही है। कौन सी रही है, ABABCD और CD रही है। इज़ दैट क्लियर? लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे आपसे अपनी क्लासेस के अंदर, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस इंग्लिश एकेडमी की। 1 अगस्त से ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आपको इसकी डिटेल्ड वर्जन चाहिए या डिटेल समरी आप चाहते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इस पोएम का, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉल करना है और आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं 7015765798 पर। सो अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन।